सारे राजस्थान से पधारी हुई हमारी मातृशक्ति, आप सबका जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। सारी मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे देवेंद्र जी को मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि जिनकी वजह से एक माध्यम के रूप में, और सी जी के जो हमारे मैडम आई है, जैन मैडम, जिनका की कंपनी है, इनके माध्यम से, उनके पैसे से आज हम जो पूरे राजस्थान में करीब 650-700 बच्चियों का मुझे बताया स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और वो बच्चियां आज यहाँ पुरस्कार या प्रतिभावान सम्मान के लिए पधारी है। तो इन सभी प्रतिभावान प्यारी बच्चियों को अगेन मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े भाई साहब ने पूरी कहानी बताई आपको नचिकेता जी की, पौराणिक कहानी है, उसका सार आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, सबने उसको मन से सुना है। नचिकेता की कहानी का आज के टाइम पे क्या उपयोग है? आज हम क्या प्रेरणा ले नचिकेता से? नचिकेता से हम एक प्रेरणा ये ले सकते हैं कि वो दृढ़ निश्चयी थे, दृढ़ निश्चयी, कि अपने पिताजी की बात के लिए यमराज तक पहुंच गए। आपने सुना भी कहानी में। तो हमें अब क्या करना है? हमें सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिसीजन। अपने मन में जो चीज आए कि ये मेरा मन कहता है, मेरा मस्तिष्क कहता है, और इस मस्तिष्क में ये बात मैं सोचती हूँ, ये करती हूँ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। नचिकेता ने दृढ़ निश्चय किया। 3 दिन तक यमराज के बाहर बैठे रहे। जब तक यमराज नहीं आए तब तक उठे नहीं। तो यमराज ने आते ही कहा कि ये कौन सा भक्त है जो 3 दिन तक बिना खाना पिए मेरे यहाँ बैठा हुआ है? तो उसका दृढ़ निश्चय था। अब ऐसा दृढ़ निश्चय आप क्या कर सकती है, मैं आपको बताऊंगा। बता दूं, पहला दृढ़ निश्चय है कि 18 साल से पहले घरवाले कितना ही पीछे पड़े, शादी नहीं होनी है। सही कह रहा हूं? वैसे आजकल बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हमारी बच्चियां गांव में रहती है। तो पहला दृढ़ निश्चय इन मातृशक्ति को खुद को भी करना है, और स्कूल में भी करना है, और मम्मी और पापा को भी बताना है कि हम 18 साल से पहले हमारी किसी की भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तुम मेरी बात से सहमत है? तो हाथ खड़ा करो, कितनी बच्चियां सहमत है? 100% बच्चियां सहमत है कि बाल विवाह नहीं होना है, और यह दृढ़ निश्चय करना है परिवार में। अब इसको पालना कैसे करोगे? जैसे नचिकेता को भेज दिया यमराज के यहाँ, ऐसे अब आपके सामने भी जो भी बाल विवाह की बात करेगा रिश्ते में, परिवार में, गांव में, वो सब आपके लिए यमराज है कि नहीं? तो उस यमराज से मुकाबला करना है जो हमारा बाल विवाह की बात भी चलाएगा। करना तो दूर की बात है, बात भी चलाएगा। तो पहला दृढ़ निश्चय आपको ये लेना है। लेंगी ना पक्का? मैं आपके साथ हूं बड़ा भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि राजस्थान की सामाजिक बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई कहलाती है बाल विवाह। कहलाती है ना? आप गांव की बच्चियां कितनी, हाथ खड़ा करें, ग्रामीण क्षेत्र की जो गांव में रहती है। मैं इसलिए हाथ खड़ा करवा रहा हूं, नीचा करें, कि मैं समझ सकूं भाई किस परिवेश की आई है। शहर की बच्चियों को ये बाल विवाह वाली बात बहुत कम होती है, क्यों? शहर में पढ़े लिखे हैं सब। गांव में पढ़े लिखे होते हुए भी बाल विवाह करते हैं। और मैंने इसको देखा है अच्छी तरीके से। मैं जब राजसमंद में जिला कलेक्टर था तो मेरे पास वहाँ के लोग आए कि साहब राजसमंद में पर्टिकुलर जो ग्रामीण परिवेश में 50% बाल विवाह होते हैं। तो भाई साहब को बताना चाहूँगा, मेरे पास सारे लोग आए। मैंने कहा यार बाल विवाह होते किस उम्र में करते हैं? बोला साहब गोदी में करते हैं। राजस्थान में आप लोगों ने देखा है कि इवन देन ऐसी ऐसी कहानियाँ आती है कि गर्भ में सगाई कर देते हैं। गर्भ में तेरे लड़का होगा, मेरे लड़की होगी, रिश्ता पक्का। ऐसे मैंने सुना है और देखा भी है। और बाद में किसी के लड़का हो जाता है, किसी के लड़की हो जाती है, वो रिश्ता पक्का होता था। तो जब उसको पता ही नहीं कि बाल विवाह वाले को किससे साथ जाना है, क्या करना है, तो ये सारी चीज मेरे सामने राजसमंद कलेक्टर के रूप में आई। तो मैंने सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई
मैंने कहा भाई इस बाल विवाह को कैसे रोक सकते हो आप? बोला साहब अपना बाल विवाह कानून बना हुआ है। तो मैंने कहा कानून तो मेरे हिसाब से मैंने भी पढ़ा है आईएएस बनने से पहले, ये तो बहुत पुराना कानून है, अगर कानून से ही रुक जाता तो ये तो अब तक खत्म ही हो जाता। तो बोला साहब और अपन क्या कर सकते हैं? तो हमने चिंतन किया एक दिन, और मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूं हमने उसकी सफलता कैसे प्राप्त की। सारे एसडीएम बुलाए, तहसीलदार बुलाए, मैंने कहा भाई कहाँ कहाँ बाल विवाह होते हैं? बोला साहब इस तहसील में होते हैं। मैंने कहा किस किस जाति में होते हैं? कि साहब इस जाति में होते हैं। मैंने कहा इस जाति में क्यों होते हैं, कारण तो बताओ। बोला साहब इस जाति में इसलिए होते हैं कि यहाँ परंपरा है। मैंने कहा यार परंपरा बाल विवाह की तो कहीं नहीं होती। कि नहीं साहब वो छोटी छोटी को कर देते हैं। तो मैंने कहा बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है? बोला हम प्रयास करेंगे। तो सबने कहा साहब थाने को लिखेंगे, पुलिस को भेजेंगे और बारात को ये करेंगे। मैंने कहा थाने और पुलिस अगर विवाह को रोकते तो अब तक बहुत पहले रुक जाते। माननीय डीजी साहब बैठे, हम लोगों ने खूब प्रशासन चलाया, पुलिस के डंडे से अगर बाल विवाह रुके तो अब तक होना ही नहीं चाहिए। तो उनका सर इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? मैंने कहा यार मैं छोटे से गांव का हूँ और मेरे गांव में भी मैंने बाल विवाह होते देखे हैं, और मैं जब पढ़ता था तब एक मन में इच्छा शक्ति, कभी मुझे सरकार में आने का मौका मिल जाए तो मैं इसको रोकना चाहूँगा। और अब भगवान ने मुझे आईएएस बना दिया, कलेक्टर बना दिया। और कलेक्टर आप जानती है कलेक्टर के बारे में? कितनी जानती है? आईएएस के बारे में कौन कौन जानता है? अरे वेरी गुड, सब जानते हैं। तो आईएएस एक ऐसी नौकरी है जो आज की डेट में 670 जिले हैं। तो कोई भी काम हो देश में, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, सारा का सारा काम उस कलेक्टर को दे दिया जाता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, पूरा देश, चाहे बाढ़ आ रही है, चाहे समझ, मतलब ये जितने कानून बनते हैं कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी होती है, जिले में होती है ना। तो मैंने एसपी को बुलाया, मैंने कहा एसपी साहब अपन को बाल विवाह रोकना है। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल रोक देंगे। तो मैंने कैसे रोकेंगे? बोला हर थाने को अलर्ट कर देंगे। मेरे से क्या सहयोग चाहिए? मैंने कहा आपसे मेरे को पुलिस का सहयोग चाहिएगा, लेकिन वो लास्ट में चाहिएगा, जब मेरे बूते पे बिल्कुल ही सामने ही आ गया ना, तो उस डर को, क्योंकि एक बार अगर डंडा दिखाने से काम चल जाए तो देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जिसने डंडा खा लिया, मार खा ली, तो मरकुटा बन गया, तो वो फिर डंडे की परवाह नहीं करेगा। तो एसपी साहब ने कहा ठीक है, मैं जब भी आप कहोगे दे देंगे। तो अब बाल विवाह के लिए तहसील वाइज मैंने जातियों का पटेल ढूंढवाए। हर जाति में गांव में मुखिया होते हैं कि साहब इस जाति के ये मुखिया बुलाओ, तो बुलवा लिए। कलेक्ट्रेट में पहली बार करीब 400 लोगों की मीटिंग मैंने 3 बार की, 150 और बाकी के लास्ट में पटेलों की। और उन पटेलों को बुलाया, भाई इस साल आखा तीज आ रही है, इस आखा तीज में मैं मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की बाल विवाह नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा साहब ये तो हमेशा से ही होते रहे, ऐसे कैसे रुकेंगे? मैंने कहा तभी तो तुम लोगों को बुलाया मैंने, तुम बताओ क्या दिक्कत है? तो उन्होंने एक दिक्कत बताई कि साहब हमारी बच्चियां पढ़ती नहीं हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो हम उसका घर में कैसे रखें? हाँ मैं कि बिल्कुल सही बात है, अगर बच्ची नहीं पढ़ती है तो 18 साल तक क्या करें उसका? तो मैंने कहा एक कारण। दूसरा कारण कि साहब हम गरीब आदमी हैं और हमारे बारात अगर 2 बहनों की शादी है, 2 बड़ी है 18 की, 20 की, एक 12-13 की है या 10-11 की है, तो उसको भी हम उसी साथ निपटा देते हैं, क्योंकि एक बार में ही बारात बुलानी पड़ती है। तो गरीबी की वजह से बाल विवाह करते हैं। तो मैंने कहा ये भी बात सही है। फिर एक पढ़ा लिखा आदमी था उनमें, वो कहने लगा साहब बाल विवाह तो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। वो थोड़ा कुतर करने लगा। जब मुगल आक्रांता इस देश में आए थे तो उनके टाइम पे छोटी छोटी बच्चियों को हम अनमेरिड बच्चियों की शादी कर देते थे। तो जब उन आक्रांताओं को पता लगता था कि साहब ये तो शादीशुदा है, तो उसके हाथ नहीं लगाते थे और कुंवारी को वो लेके चले जाते थे। इतिहास का फैक्ट तो ये सही है, इसमें दम है, क्यों मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, कि जब कभी मुस्लिम आक्रांता भारत में आए थे तो घर में जब बहन बेटी को पकड़ा तो उनको पता लगा कि ये कुंवारी है तो उसको पत्नी बना लो और शादीशुदा है तो उसको छोड़ दो। तो उसकी बात तो सही लगी। तो मैंने कहा यार तेरी बात तो सही है, बाल विवाह पुरातन काल से चल रहा है, मतलब मध्यकालीन भारत से, लेकिन एक बात बता, वो जमाना तो वो लेके जाने के डर का था। अब क्या कोई हमारे गाँव में आके बच्ची को ले जाता है क्या? कि नहीं साहब अब तो नहीं ले जाता। तो मैं ये तर्क है या कुतर्क है? कि साहब कुतर्क है। खुद नहीं कहा कि कुतर्क है। तो मैं कि अपन को बाल विवाह रोकना है या बढ़ाना है?
कि सब रोकना है, तो रोकना है तो फिर इस कुतर को मेरे सामने क्यों देते हो? तो बोला ठीक है साहब कैसे रोके? वो थोड़ा पढ़ा लिखा था समाज में, और वो समाज वो थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनके गांव में शिक्षा कम होती है। तो आदिवासी समाज है राजसमंद में, उनके थे, और गुजर थे, गायरी थे, मैं आपको नाम भी ले दूं। और आजकल पश्चिम राजस्थान में भी जो जातियां खेती करती है उनके यहाँ भी होता है, पूर्वी राजस्थान में भी बाल, अब कम हो गया, आज 2021 में बैठे, लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं 2000 की, 20 साल पुरानी बात। अब बात आती है कैसे रोके। तो मैंने कहा भाई आप सब पटेल तैयार हो क्या? कि साहब तैयार है। तो मैं गांव का अफसर हूं, मैंने कहा पानी पिलाओ, तो सबको पानी पिलाया। तो पानी जब उनको हाथ में दिया तो मैं कि भाई इसको ऊंचा करो, तो जैसे आपको पानी दे दूं ऊंचा करा दूं, तो मैंने हाथ में दे दिया। तो मैं कि आप सब ये पानी है? कहाँ? मैं कि इसको गंगा जल बोलते हैं? कहाँ? तो मैं कि गंगा जल पी रहे हो आप? कहाँ? तो मैं कि गंगा जल की कसम भी खाते हैं गाँव में? कि हाँ। सब हाँ करते गए, उनको पता नहीं मैं क्या कहूँगा। तो मैं सारे पटेलों को ये गंगा जल हाथ में, आज के बाद अगर किसी भी पटेल ने या मुखिया ने, गांव के समाज के नेता ने बाल विवाह का समर्थन किया तो आपको इस गंगा जल की कसम है। तो जो गंगा जल की कसम खा ली तो सारे के सारे घबरा गए कि साहब आपने तो आज हमको ऐसे उसमें बांध दिया कि अब क्या करें हम। तो मैंने कहा मैंने क्या बांधा है? कि साहब गंगा जल की कसम खा के जा रहे हैं, और कम से कम 400 लोग एक साथ खा रहे हैं, और तो हमें आपके तहसीलदार की, थानेदार की जरूरत ही नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राजसमंद में एक भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कैसे रोकोगे? कि साहब हम गांव-गांव पंचायत करेंगे, समाज में इकट्ठा करेंगे, गुजर गुजरों में करेंगे, मीणा मीणा में करेंगे, जाट जाट में करेंगे, ठाकर ठाकर, मतलब जितनी भी गांव की पिछड़ी जातियां हैं जो बाल विवाह करती है, उन सब पटेलों ने तय कर लिया कि साहब हम इस तरीके से बाल विवाह को रोकेंगे। फिर मैंने उनको एक बात कही, मैं कि उसके बावजूद भी अगर किसी ने किया तो क्या करेंगे? बोला अब हमने गंगा जल की कसम खा ली, अब हम उसको जात बाहर करेंगे, हम जाति से बाहर करेंगे। तो मैंने कहा जाति से बाहर करोगे तो फिर हमारा एक कानून आ जाएगा कि जाति से बाहर नहीं कर सकते, कानून है कि जाति से बाहर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जात बाहर का अपना पुलिस का डंडा है, उस डंडे को दिखाना है, प्रयोग नहीं करना है। तो ये सबको धमकी दे दो कि किसी भी बच्ची का बाल विवाह करेगा उसको जात बाहर करेंगे, डराओ। फिर उन्होंने एक अनुमति मांगी मेरे से कि सर एक अनुमति दे सकते हो क्या? मैंने बताओ कि सर हमारे गांव में जब बच्ची थोड़ी सी 15 साल की हो जाती है तो उसको रजोस्वला आ जाता है, आप समझ रहे हैं, पीरियड्स आ जाते हैं। आजकल ये शर्म नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हम बच्ची को घर में कम रखते हैं, तो उसका ब्याह कर दें। मैंने कहा यार वैसे कानून में तो 18 से नीचे करना नहीं है, लेकिन मैं एक रास्ता बता दूं तुमको, अगर तुम मानो तो मैं इसको मान जाऊंगा, तुम मेरी बात मान लेना। तो बोला हाँ साहब बताओ। मैंने कहा 15-16 साल में ये जो तुम कह रहे हो ये शारीरिक परिवर्तन आता है, तो तुम उस टाइम शादी तो कर सकते हो, लेकिन गांव में मुकलावा गोणा सुना है क्या आपने? कितने बच्चियों ने सुना है गोणा मुकलावा के बारे में? बहुत कम ने सुना है। मुकलावा गोणा ये दो ही शब्द कहते हैं राजस्थान में। मुकलावा गोणा ये होता है कि शादी तो कर दी उसने, लेकिन लड़की शादी के बाद एक दिन परिवार के साथ जाएगी और बाद में वो नहीं करे, तो उसको एक्चुअल पत्नी बन के 3 साल बाद आना होगा, 1 साल बाद। तो ये करना है। उसके बाद ये बाल विवाह की कहानी हमारी खत्म हो गई। फिर एक दूसरी घटना आई, अलवर कलेक्टर था मैं, कि बच्ची को भ्रूण हत्या कर देते हैं। आज भी ये तो आज भी होता है, बच्ची की परिवार में अगर लड़का नहीं है तो भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने रोका। शादी करने की तो मैंने कह दिया कि आपको 18 से पहले नहीं करना है, फिर 18 के बाद में शादी हो जाएगी तो भ्रूण हत्या नहीं होने देनी है किसी भी। यहाँ तो मेरी बहन बैठी है, तो बाद में शादी होकर के हमारी महिलाएं बनेंगी, शादी होगी सबकी, फिर आएगी, तो भ्रूण हत्या नहीं होने देना है। दूसरी बात आपको मैं ये बता के जा रहा हूँ, अब मैं आशा करूंगा कि यहाँ मेरी जो बहनें बड़ी होगी इस कहानी को अपने परिवार में, अपनी माँ के पास, अपनी स्कूल में, अपनी दोस्तों को, सबको सुनाएंगे और ये प्रण लेंगे कि कभी भी ये दोनों काम नहीं होने देंगे, न तो बाल विवाह होने देंगे न भ्रूण हत्या होने देंगे। बहुत अच्छा लगा, इतनी बच्चियां हमारी आई है। मैं कहता हूं कि आप अच्छा नागरिक बनेगी, अच्छी सर्विस में जाएगी और अच्छी गृहिणी बनेगी, अच्छी बहू बनेगी, ये और बहुत जरूरी है। सबकी शादी हो जाएंगे, आजकल बहुत सबका झगड़ा यही होता है सास और बहू का,
तो अच्छी बहू बनेगी, अच्छी बेटी बनेगी, अच्छी माता बनेगी। 3 चीजें नारी के लिए जरूरी होता है, अच्छी बेटी बनना, अच्छी बहू बनना और अच्छी सास बनना। ये 3 पद होंगे आपकी जिंदगी में। अभी आप अच्छी बेटी हो, थोड़े साल बाद आप अच्छी बहू बन जाओगी और बुढ़ापे में आप क्या बनोगी? अच्छी सास। तो आपने सुना ना, सास भी कभी सुना है? तो अगर आप अच्छी बहू बनेगी तो बुढ़ापे में अच्छी सास कहलाओगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से मैं पूरी बच्चियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं, बड़ा भाई होने के नाते। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति। धन्यवाद।